बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू alikuchingacademy.com। अच्छा, हम आज बात करेंगे अबाउट द स्टोइकोमेट्री, जो कि यूनिट नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है। आज हम बेसिक्स की बात करेंगे, वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। मैं अली सुदैस हूँ, मेरा नाम अली सुदैस है और मैं लास्ट 15 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मेरा 15th सेशन है, तो 14 साल मैंने पढ़ाया है। मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है दैट इज़ 15 ईयर्स, यानी 15 ईयर्स से मैंने पढ़ा है। अच्छा, मैंने कहाँ कहाँ पढ़ाया है? तो यूनिवर्सिटी के अलावा मैं दो जगह में पढ़ा है, एक कॉलेजेस में। तो एक तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाया है, गवर्नमेंट कॉलेज में। इसके अलावा मैंने प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़ाया है काफ़ी। और आजकल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है इस्लामिया कॉलेज में। तो इस्लामिया कॉलेज में मैं एज ए केमिस्ट्री लेक्चर काम कर रहा हूँ, इस्लामिया कॉलेज ये यहाँ पर मैं आजकल हूँ। अच्छा, इसके अलावा एकेडमी है, तो ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ ACA अली कोचिंग एकेडमी में। अली कोचिंग एकेडमी ये ऑनलाइन है। अच्छा, ये नहीं है, दिस इज़ ऑनलाइन अली कोचिंग एकेडमी। और इसके अलावा मैं फ़िज़िकल पढ़ा रहा हूँ आजकल। जो एकेडमी है उसका नाम है योर्स कोचिंग एकेडमी, ठीक है। योर्स के नाम से एकेडमी है, तो मेरी फ़िज़िकल क्लासेस वहाँ होती है। इसके अलावा मैंने वैसे 5 बुक्स लिखी हैं, 5 किताबें। आई एम द ऑथर ऑफ 5 बुक्स। और उनमें से अगर आप चूँकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और फर्स्ट ईयर का है, तो आपको पता होना चाहिए जो मेरी फर्स्ट ईयर की बुक है, फर्स्ट ईयर की भी मेरी जो बुक है, जो कि नोट्स है, गाइड है वगैरह जो भी आप कहें, ये वाली बुक है। एंड दिस इज़ कॉल्ड अली सीरीज़ की जो फर्स्ट ईयर वाली बुक है, इसको कॉलेज केमिस्ट्री बाय अली सुदैस कहते हैं, ये वाली बुक है। वैसे हम फॉलो करते हैं सारी की सारी यही किताब। उसकी एक वजह है, एक तो ये मॉडर्न सिलेबस के मुताबिक है, अभी जो नया सिलेबस है, नंबर 1। नंबर 2, आप एफएससी में हैं तो हर एक चीज़ आपको बिल्कुल अलग-अलग दी है। मतलब ये कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हैं, हर क्वेश्चन के साथ बाकायदा रेफरेंसेस हैं, कौन-सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा कम इम्पोर्टेंट है। तमाम कैलकुलेशंस बाकायदा एक-एक करके दी हैं। तो ये किताब जो है, इस पर हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, अगर आप देख सकते हैं। इवन आपकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है आपकी बुक में, ये आप देख सकते हैं इधर। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी जो है वो जाके डिटेल में दी हैं। ये देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, सेल्फ असेसमेंट, देखो कितनी ऑर्डर्ड फॉर्म में, यानी एक एक ख़ास ऑर्डर में ये हमने अरेंज किए हैं। तो इसलिए जब ये कोर्स हम पढ़ेंगे तो इस कोर्स में मेनली हम यही किताब फॉलो करेंगे, यानी इसके जो कंटेंट्स हैं वो वैसे डिटेल में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा तो ये जो किताबें हैं, 2 किताबें हैं। एक किताब है फर्स्ट ईयर की, जो किताब है फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर की बुक को कहते हैं, याद रखना इसको हम कहते हैं कॉलेज केमिस्ट्री, कॉलेज केमिस्ट्री बाय अली सुदैस। अच्छा, याद रखना अली सीरीज एंड अली सु। तो ये जो बुक्स मैंने लिखी हैं इसका एक सीरीज है, और इस सीरीज का नाम है, नाम ऑफ द सीरीज इज अली सीरीज बुक्स। ये अली सीरीज बुक्स है, ठीक है। अच्छा, एक तो फर्स्ट ईयर वाली बुक है, तो फर्स्ट ईयर वाली, इसके साथ साथ सेकंड ईयर वाली बुक है, जो सेकंड ईयर एग्जैक्टली ऐसी लिखी है, बल्कि जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसमें चैप्टर एट अ ग्लांस, ट्रिक्स है, शॉर्टकट्स है, निमोनिक्स है, एमसीक्यूज हमने दी हैं, एमडी कैट के 2000 एमसीक्यूज हमने दिए हैं कि बच्चा वो हल करे और उसके लिए कोई मसला ना हो कि वो जब एमडी कैट में आए था। ये दो जो है वो मेरी एफएससी की मेन बुक्स हैं। इसके अलावा तीसरी और सबसे पॉपुलर बुक दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री इन माई पॉकेट। ये तो आप किसी भी क्लास में हैं तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन माई पॉकेट, ये वाली बुक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम है नम्स एंड नेशनल एमडीकैट के नाम से ये एक बुक है, और ये बुक अभी हमने कन्वर्ट की है तो 18,000 प्लस एमसीक्यूज, और ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जिनके साथ सोल्यूशन और की भी दी है। तो एनीवेज, दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मी। आई एम अली सुदैस, आई एम टीचिंग फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ एफएससी तक नहीं है, बल्कि आई एम द ओनली टीचर इन द पाकिस्तान मेरे ख्याल में कि जिसने एफएससी, एमडीकैट, नम्स, ईटा, एफएमडीसी, इसके अलावा यूएचएस का जो एमडीकैट है वो, ई कैट, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी और ने नहीं पढ़ाई है, मैंने पढ़ाई है। तो एज अ होल मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग अबूर है केमिस्ट्री पर,
जो कि एफएससी केमिस्ट्री है और स्पेशली जो एंट्री टेस्ट की केमिस्ट्री है। अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे? इस कोर्स में हम ऐसा पढ़ेंगे, सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो हम आपके एफएससी के बेस पे क्लियर करेंगे। एफएससी पे जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद जाके उसके एमडीकैट के पॉइंट्स और इसकी एमसीक्यूज मैं बताऊंगा आपको। जहां जहां जरूरत हुई तो बताऊंगा और जहां जरूरत नहीं हुई तो वो नहीं बताऊंगा। लेकिन एनीवेज मेरी लेक्चर में दो बातें होती है। एक तो समराइज लेक्चर होता है, मेरे बहुत ही आउट हम नहीं जाते और बहुत ही चीज़ें छोड़ते भी नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं हर एक वो पॉइंट या हर एक वो कंसेप्ट या हर एक वो चीज़ जो कि आपकी एफएससी के लिए और आपके आने वाले एमडीकैट के लिए या किसी भी इंटर टेस्ट के लिए ज़रूरी है, वो सब क्लियर हो जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत बोझ भी ना बने स्टूडेंट पे, फर्स्ट ईयर के बच्चे पे, और बहुत लाइट भी ना हो। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो दिस वाज एक्चुअली अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोर्स के जो हम पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्री से शुरू करेंगे एंड देन वी विल गो अहेड। ठीक है, ओके। यहाँ पर ये मेरा साइन देख सकते हैं आप। whenever you go you can see this sign of me, FSC केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर इस्लामिक कॉलेज की किसी भी लेक्चर में आप देख सकते हैं। जब आपको ये मिलेगा तो ये मैं हूँगा, या आप मेरी राइटिंग से भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे लेक्चर्स हैं या उनके जो स्पेशली जो बोर्ड की पिक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। तो अगर आपको कहीं पर ये पिक्चर मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा ये मैं हूँ। और इस्लामिक कॉलेज में भी या अकेडमी के अंदर अली कोचिंग अकेडमी वाला या योर्स अकेडमी वाला जो बोर्ड है वो लोग शेयर करते हैं या नोट्स शेयर करते हैं, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एनीवेज, तो आज हम बात करेंगे आपके पास क्या होना चाहिए। इससे पहले आपके पास ये वाली बुक होनी चाहिए और मेरा लेक्चर होना चाहिए, पेन कागज होना चाहिए, एंड देन लेट्स स्टार्ट। चलो, ये इस लेक्चर से आपको पता चल जाएगा कि जो मुश्किल तरीन चैप्टर है, ये मुश्किल तरीन टॉपिक्स हैं, उनको आप कैसे इजीली हल करते हैं। एक्सप्लेन करेंगे हम स्टोइकोमेट्री की, स्टोइकोमेट्री क्या है, डिटेल में इसकी बात करेंगे। स्टोइकोमेट्री जो ये चैप्टर का नाम है, लेक्चर नंबर 1 है। हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्टोइकोमेट्री क्या है। तो स्टोइकोमेट्री याद रखना, ये दो ग्रीक वर्ड्स से निकला हुआ है, यानी दो ग्रीक वर्ड्स हैं और इनसे मिलकर ये बना है। ये एक लफ्ज नहीं है, बल्कि ये दो अल्फाज हैं, इनको मिला के स्टोइकोमेट्री बना है। बाय द वे, इसको लोग स्टोइकोमेट्री, स्टिचियोमेट्री, स्टिकियोमेट्री, स्टिचियोमेट्री जो भी कहते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको सही लफ्ज बताऊं। ये है स्टोइकोमेट्री, यानी ये है स्टोई एंड क्या एंड मेट्री, डू अंडरस्टैंड। तो इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्री। ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। ये जो आप देख रहे हैं ना, मेट्री से पहले ये यहां से लेकर यहां तक ये एक लफ्ज है, इसको ये निकला है स्टोइकियान से, और जो इसके बाद वाला लफ्ज है ना, ये मेट्री, ये निकला है मेट्रॉन से। ये ग्रीक अल्फाज है दो, वन इज कॉल्ड स्टोइकियान, अदर इज कॉल्ड मेट्रॉन। स्टोइकियान का मतलब है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, लोग इसको मेजरमेंट कहते हैं, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है मेजरमेंट। एनीवेज, ये मेजरमेंट इस्तेमाल होता है किसके लिए? कैलकुलेशंस के लिए। इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे तो हम कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। यानी स्टोइकोमेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स यानी कैलकुलेशंस ऑफ एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या है, तो हम जब डिटेल में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो तभी पता चलेगा। इसकी डेफिनेशन है, द डेफिनेशन सेज दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ, देखो इसमें एक लफ्ज लिखा है, द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ relative amounts of substances in a balanced chemical equation। ये मैं आपको बताता हूं, ये जो डिफिनेशन है ना, इसका सही मतलब क्या है। सबसे पहले लफ्ज आता है क्वांटिटेटिव। तो पहले आपको ये सीखना है कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है। देखो, ये हमारे पास एनालिसिस होती है, तो दो किस्म की एनालिसिस होती है। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव और दूसरे को कहते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखो, क्वालिटेटिव क्वालिटी से निकला है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में। वी आर नॉट टॉक अबाउट दिस। हम क्वांटिटेटिव की बात करेंगे, जो निकला है किससे? क्वांटिटी से। क्वांटिटी से निकला है, और क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर्स, यानी कैलकुलेशन। यानी जो हमने बात की ना, मेजरमेंट, कैलकुलेशन, तो ये क्वांटिटेटिव स्टडी है। क्वांटिटेटिव स्टडी हम कैसे करेंगे? हम देखेंगे भाई, हम रिलेटिव अमाउंट लेंगे। रिलेटिव लफ्ज जो है ना, वो इस्तेमाल होता है रिश्तेदारों के लिए, लेकिन ये कहते हैं कंपैरिजन को। किसको? ये इस्तेमाल होता है कंपैरिजन का। अब कहेंगे कैसे कंपैरिजन, आगे मैं समझाता हूं आपको, लेकिन पहले आगे वाले अल्फाज सीखिए। ये सब्सटेंसेस होते हैं, तो हमने कब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंसेस है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो पहले
केमिकल इक्वेशन सीखे कि जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या है। देखो हमारे पास होती है ना केमिकल इक्वेशन, या सिर्फ इक्वेशन कहो तो एक ही बात है। हमने कहा भाई इक्वेशन, देखो इक्वेशन क्या है, हम कहते हैं इक्वेशन की तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तीन। पार्ट नंबर वन, यहां होता है एक रिएक्टेंट होता है, और फिर यहां पर एक एरो होता है, और फिर प्रोडक्ट। तो तीन पार्ट, इसको हम कहते हैं ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज रिएक्टेंट, एंड द राइट साइड देयर इज द प्रोडक्ट, और ये है एरो, और यहां पर ये एरो होता है, यानी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है और एरो है। ये तीन पार्ट्स होते हैं, तो हम इनको इन तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि हमारे पास ये होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कोई रिएक्शन लेता हूं, यानी किसी रिएक्शन की इक्वेशन लिखता हूं। ये क्या है, हम ऐसे लिखते हैं, देखो मेरे पास है N2 प्लस H2, मैंने लिखा NH3। अब कहीं सर ये इतना मुश्किल नहीं है, आप जरा जो मैं कहता हूं थोड़ा सा गौर से सीखिएगा, तो सुनिएगा, फोकस इधर होना चाहिए, तो आप ठीक हो जाएगा। गौरतलब बात है वो ये है ना कि फॉर एग्जांपल हमने ये मिलाया, तो हमने कहते हैं भाई नाइट्रोजन मिला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, और ये बनाता है क्या? अमोनिया। ये अमोनिया बनाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती। ये तो हो गया केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इसको कहते हैं। लेकिन हमने जो लफ्ज लिखा है ना इधर, वो लफ्ज हमने लिखा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड। तो हम ये कहते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे यहां पर कितनी नाइट्रोजन एटम्स है, तो आप मुझे कहेंगे सर 2 नाइट्रोजन एटम्स है। यहाँ कितने हाइड्रोजन एटम्स है? 2 हाइड्रोजन एटम्स है। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन एटम है? 1 नाइट्रोजन एटम है। कितने हाइड्रोजन एटम है? 3 हाइड्रोजन एटम्स है, यानी 3 हाइड्रोजन ये एटम्स है। अब 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो ऐसे जो बराबर नहीं होते इनको हम कहते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस। तो बैलेंस नहीं कह सकते। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो बैलेंस करने के लिए हम ये काम करेंगे ना, हम ऐसा कर लेंगे कि जो इस रिएक्शन को मैं नीचे दोबारा लिखता हूं कि ये मैं बैलेंस करूं, ठीक है। मैं ऐसा करूंगा ना कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों साइड पे ये जो एटम्स हैं ये बराबर होनी चाहिए। ये मैंने लिखा ना, इधर इधर कितने नाइट्रोजन है? 1। यहां कितने हैं? 2। तो मैं ऐसा कर लूंगा ना, मैं इधर जाके 2 लिख लूंगा कि बराबर हो जाए। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहां कितने हैं? 2। इस 3 को जाके मैं इधर लिख लूंगा। समझ आ रही बात? अब यहां कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन एटम्स है। यहां कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन एटम्स है। यहां कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन एटम्स है। अब हाइड्रोजन कितने हैं? तो भाई हमने कहा 6 हाइड्रोजन एटम्स है। अब सारा का सारा हमारे पास बराबर है, इसका मतलब है इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड। क्या कहते हैं? बैलेंस। और ऐसे जिसका मास बराबर होता है, जैसे एटम बराबर है ना, हम कहते हैं भाई नाइट्रोजन है तो यहां पर ये कितना है? हमने कहा भाई ये 28 ग्राम है। कितना है ये? 28 ग्राम है। हाइड्रोजन कितना है? 6 हाइड्रोजन है तो 6 ग्राम है। यहां पर अमोनिया कितना है? तो हमने कहा 17 × 2 है, ये टोटल हो जाएगा 34। और हमने इन दोनों को जमा करना है, तो 28 + 6 = 34। ये भी 34 हो गया, यानी 34 ग्राम ये, 34 ग्राम ये। 34 ग्राम ने हमें 34 ग्राम दिया। तो ये एक लॉ को फॉलो करता है, और लॉ कौन सा है याद रखना? वो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। अच्छा, अब हमें पता चला कि भाई हम जब ये लिखते हैं, डेफिनेशन को समझिएगा, इसमें 3 मेन चीजें हैं। एक क्वांटिटेटिव जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा रिलेटिव अमाउंट, ठीक है, और तीसरा केमिकल इक्वेशन। देखो क्वांटिटेटिव समझ गए, हम कैलकुलेशन करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी समझ गए। अब आते हैं रिलेटिव अमाउंट्स की तरफ। रिलेटिव का मतलब होता है ना, देखो हमने कहा ये कितने नाइट्रोजन है? हमने कहा 2 है। यहाँ 2 है। यहाँ कितने हैं? 3 हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। अब यहां पर कितने अमोनिया है? तो हमने कहा 2 मोल है। मैं आपको कहूं यार ये 2 के बजाय ये 2 नाइट्रोजन एटम नहीं, मैं 4 करूं, ये कितना होगा? इसको कहते हैं रिलेटिव अमाउंट। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड। जब आप एक को डबल करते हैं तो दूसरा कितना होगा? सिर्फ बात को समझिएगा। मैं क्यों कहूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूं कि मैं बाजार जाता हूं और मैं एक किताब खरीदता हूं। उस किताब की प्राइस है 200 रुपए, एक किताब की। तो मैं अगर 2 किताब खरीदूंगा, प्राइस कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 400 रुपए। कितना आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, कितना आसान है। मैं आपको कहूं कि फॉर एग्जाम्पल
एक रिएक्टेंट है वो हमें 2 प्रोडक्ट देता है, तो अगर इस रिएक्टेंट को मैं डबल करूं तो कितना देगा, तो डबल हो जाएगा ना। इसी तरह ये भी है। तो ये जो जो कैलकुलेशंस हैं, ये जो चीजें हैं, एग्जैक्टली ऐसी ही होती हैं। आप लोग को, आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई, जहां भी जरूरत हुई मसला हो मुझे बताइएगा। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं रेट। रेट को समझ गए ना कि कंपेयर करते हैं हम। कंपेयर का मतलब ये 1 है तो अगर ये 2 करूंगा मैं तो ये कितना होगा, ये 2 नाइट्रोजन एटम्स है, अगर ये 4 करूंगा तो ये कितना बनेगा, या ये हमारे पास 2 बने हैं ना, 2 अमोनिया, मैंने 4 बनाने हैं तो कितना रिएक्टेंट लूंगा। इसको कहते हैं क्या, रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो 3 अल्फाज हो गए क्या, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये सब्सटेंस नहीं है, सब्सटेंस। आप कहेंगे सब्सटेंस क्या है, तो याद रखना ये सब्सटेंस जो होते हैं ना, सब्सटेंस ये होते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये जो केमिकल इक्वेशन के अंदर होते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट्स है, ये सारे के सारे ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है। तो जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, हम इनकी बैलेंस रिलेटिव अमाउंट्स देखते हैं कि अगर इतना रिएक्टेंट है इतना प्रोडक्ट बनेगा, इतना प्रोडक्ट अगर है तो इतना रिएक्टेंट चाहिए, इसको कहते हैं रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, 3 चीजें हो गई। अब इस डेफिनेशन को मैं सिंपल अंदाज में भी लिख सकता हूं। कौन सा लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट का जितना मास है, प्रोडक्ट का भी उतना ही मास होना चाहिए, या रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं उतने एटम्स प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसको कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो गया। इस डेफिनेशन को मैं सिंपल अगर लिखना चाहूँ ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो हम कह सकते हैं रिलेटिव amounts of reactants, relative amounts of reactants and products in a balanced chemical equation। इससे पहले आपने लिखना है स्टोइकियोमेट्री इज क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि क्या है, कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशंस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो हमारे पास जो डेफिनेशन आती है फाइनल, वो है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं ना ऐसा कि दिस इज एक्चुअली the study of relative amounts of reactant and products in a balanced chemical equation. That was all for today. मेरे ख्याल में डिफिनेशन आप समझ गए होंगे सही तरीके से। फिर भी कोई मसला हुआ, आई एम ऑलवेज हियर एंड वी विल स्टार्ट दिस, वी विल जस्ट कंटिन्यू दिस कोर्स लाइक दिस। आप हमारे साथ रहिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।